which will be tomorrow, उसमें हम लोग ज्यादा CRQs वाले एरिया को कवर अप कर रहे हैं। सही है। सो आज के दिन मेनली सारी प्रैक्टिस सारी चीजें इस हवाले से रहेंगी कि एमसीक्यूज को किस तरह डील करना है। एमसीक्यूज एंड ऑब्वियसली प्रीडोमिनेटली एमसीक्यूज, इसमें थोड़े बहुत हर टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। एलिमेंट वुड बी सेक्शन ए वाली चीज। सही है। सेक्शन ए सेक्शन बी टाइप की। ओके। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, मेरी स्क्रीन आ जाए बताइएगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन कॉन्वर्जेशन ऑन some of the MCQs. So like I said, मैंने इस सेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन है विच इज टुडे, इसमें हम लोग मेनली MCQs, CR, MCQs, MTQs सेक्शन ए बी के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे। और जो कल का दिन होगा विच विल बी सेशन 2 ऑफ दिस सेशन, उसमें हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे CRQs का, कि पेपर में अगर CRQs हैं तो CRQs को कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है, इस तरह की बातें। ओके। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई फीडबैक है तो बताएं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं फिर। चले, परफेक्ट है। सो आज के सेशन में मैं आपको दो चीजें गाइड करूंगा। पहली चीज पहली चीज जो मैं गाइड कर रहा हूँ दैट वुड बी कि अगर पेपर में MCQs आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है, किस सोच के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना है, थिंग्स लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली इसमें अभी तो मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए चलेंगे। और मुझे एक इम्पॉर्टेंट आपसे फीडबैक थ्रू आउट द सेशन ये भी चाहिए होगा कि आपने अगर खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप किस तरह सॉल्व करोगे। सही है, ताकि आपका भी एक मुझे अंदाजा होता रहे कि वेयर डू यू स्टैंड। और फिर उसके बाद हम एक जैसे कहते हैं ना मेरी जबानी, या फ्रॉम अ टीचर पर्सपेक्टिव कि इस क्वेश्चन को किस तरह डील करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे एड्रेस करना है, ये वाली बातों के ऊपर भी बात कर सके। ओके। सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू, आप देख सकते हो। और मैं अब इसको जरा स्टार्ट करने लगूं। दिस सिनेरियो relates to questions 1 to 5, so like a perfect CRQ situation, sorry MTQ situation, जिसमें एक सिनेरियो अवेलेबल होता है और उसके 5 सब पार्ट्स होते हैं। सो 5 पार्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन मुश्तमिल है। रिचर्ड एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स बेनिफिट्स, रिचर्ड के एम्प्लॉयर ने उसको प्रोवाइड किए हुए। लिविंग अकोमोडेशन सिंस 1 जुलाई 2021। The property was purchased on 10th May 2014 for 162,000 and was valued at 198,000 on 1st June 21. Improvements costing 7,000 were made to the property during November 18. An interest-free loan throughout the tax year 24-25. The balance outstanding at 6th April 24 was 24,200 and at 5th April 25 it was 19,600. Richard के taxable benefit in respect of this loan is calculated using the average method. Okay. A home entertainment system since 1st November 24. The entertainment system cost 5160 and is provided for Richard personal use. On what figure will Richard additional living accommodation benefit be calculated for the tax year 24-25? एडिशनल लिविंग अकोमोडेशन, सबसे पहले बी क्लियर विद द रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे एडिशनल लिविंग अकोमोडेशन की सिर्फ बात हो रही है। मतलब
नॉर्मल अकोमोडेशन बेनिफिट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सिर्फ किस चीज के ऊपर एट द मोमेंट एम्फेसाइज हो रहा है, किस चीज के ऊपर फोकस हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है एडिशनल अकोमोडेशन बेनिफिट, जिसको हम लोग आसान लफ्जों में या अदर वे अराउंड एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट भी बोलते हैं। ओके, सो कमिंग बैक, अगर मैं आपसे पूछे यहाँ पे एडिशनल अकोमोडेशन बेनिफिट कितनी अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, सो व्हाट वुड बी योर आंसर? ओके, आई हेard दैट। सो आपके हिसाब से, आपके फीडबैक के हिसाब से इट शुड बी 123, एंड 123 यू आर कैलकुलेटिंग एज के भाई 198,000 की वैल्यू है, और उसमें से 75,000 माइनस कर देते हैं। सो अगर मैं अपने तौर पे एक दफा इसको ब्रीफ करूं, सबसे पहले जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करने की हैं कि रिचर्ड को, एम्प्लॉय को, ये अकोमोडेशन प्रोवाइड कब से की हुई है? अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है फ्रॉम 1 जून 2021 से। खरीदी कब थी? 10 मई 2014 को। इन दो डेट्स को देख के मैंने डिसाइड किया, इन दो डेट्स को देख के मैंने ये बोला कि अकोमोडेशन इज मोर देन 6 years old। और अगर अकोमोडेशन इज मोर देन 6 years old, और अगर अकोमोडेशन इज मोर देन 6 years old, देन ऐसी सिचुएशन में एक्सपेंसिव अकोमोडेशन कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, नॉट ऑन द कॉस्ट। मार्केट वैल्यू है कितनी? मार्केट वैल्यू इज, जो जब खरीदा था इट वाज 162, और जब उसको प्रोवाइड किया था, मतलब जब एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया था, उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? दैट वाज 121,000। सो एज अ रिजल्ट, व्हेन अकोमोडेशन वाज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, तो इस अकोमोडेशन की वैल्यू, इस अकोमोडेशन की वर्थ कितनी थी? दैट वाज बाय द अमाउंट 198,000। 198 में से मुझे पता है कि एक्सपेंसिव अकोमोडेशन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली नहीं, इज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस 75,000। 75,000 क्या चीज है? 75,000 इज बेसिकली अ थ्रेश होल्ड, कि अगर इस अमाउंट से ज्यादा होगा देन अमाउंट वुड बी कंसिडर्ड एज अंडर एक्सपेंसिव अकोमोडेशन। सो मेरे पास इस अमाउंट से ज्यादा कितना आ रहा है? 75,000 से ज्यादा, दैट इज लाइक 123,000। एज अ रिजल्ट मेरे पास एक्सपेंसिव अकोमोडेशन कितनी अमाउंट पे आ रहा होगा? दैट वुड बी ऑन द अमाउंट 123,000। सही है। नीडलेस टू से, अब इस 123,000 के ऊपर ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा टू अराइव एट, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा टू अराइव एट टैक्सेबल बेनिफिट। अब जरा रिक्वायरमेंट समझना, मतलब सिंस यहाँ पे मेरे पास आंसर डायरेक्टली 123,000 अवेलेबल है, तो मे बी नथिंग मच वेरी मोर थिंग टू डिस्कस। मैं सीधा सीधा अभी आंसर कंक्लूड कर सकता हूँ कि आंसर इज लाइक 123,000। बट इमेजिन करो अगर ये ब्लैंक होता, देन मे बी फ्रॉम द क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन पर्सपेक्टिव, मैं ये सोच रहा था यार, यहाँ जिस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है वो लिखनी है, या फिर लाइक बेनिफिट की अमाउंट लिखनी है। सो अगर यहाँ पे बेनिफिट की अमाउंट पूछी होती तो वर्डिंग कुछ और होती। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? ऑन व्हाट फिगर विल रिचर्ड एडिशनल लिविंग अकोमोडेशन बेनिफिट बी कैलकुलेटेड। मतलब तुमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि रिचर्ड का टैक्सेबल बेनिफिट कितना होगा, रिचर्ड का टैक्सेबल बेनिफिट कितनी अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा, बेसिकली ये चीज पूछी जा रही है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूँ
ऑफ 123, राइट। अगर ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके आंसर देना होता तो फिर वर्डिंग चेंज होती, और वर्डिंग में तुमसे पूछा ये जा रहा होता है कि टैक्सेबल बेनिफिट की अमाउंट कितनी होगी। आई होप इट्स क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। व्हाट इज रिचर टैक्सेबल बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द टैक्स ईयर 24-25? अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इफ आई लुक इनटू द रिक्वायरमेंट, और जो अभी मेरा ख्याल है मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, कि यहाँ पे तुम्हें ये नहीं बताना कि कितनी अमाउंट पे लोन बेनिफिट कैलकुलेट होगा। तुम्हें बेसिकली बताना क्या है कि टैक्सेबल बेनिफिट कितनी अमाउंट पे, कितनी अमाउंट का टैक्सेबल बेनिफिट होगा, टू बी प्रिसाइज। तुम्हें बेनिफिट की अमाउंट बतानी है, नॉट द अमाउंट जिसके ऊपर टैक्सेबल बेनिफिट कैलकुलेट होना। टैक्सेबल बेनिफिट होगा कि कितना, उसके लिए मुझे सेकंड पैराग्राफ ऑफ द क्वेश्चन गिवन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार जरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ, सो कैन यू हेल्प मी आउट? दैट्स ग्रेट। सो अगर मैं एक दफा फ्रॉम द लेक्चर पर्सपेक्टिव, इंटरेस्ट फ्री लोन थ्रू आउट द टैक्स ईयर 24-25, से दो बातें हो गई। पहली बात, इंटरेस्ट फ्री लोन है, मतलब इंटरेस्ट फ्री है। The balance outstanding at 6th April 24 was 24,200, and at 5th April it was 19,600. So 24,200 plus 19,600 divided by 2। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो मेरे पास एवरेज लोन आ जाएगा, कि मेरे पास एवरेज लोन थ्रू आउट द टैक्स ईयर, एवरेज लोन थ्रू आउट द टैक्स ईयर कितना रहा है। तो मेरे पास एवरेज लोन थ्रू आउट द टैक्स ईयर जो रहा है, दैट इज बाय द अमाउंट। I'm just taking out my own calculator. Oh, thank you. 21,900। इस 21,900 को मल्टीप्लाई किया विद द ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइक 2.25%। एंड इट लुक्स टू मी कि मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा, दैट वुड बी बाय द अमाउंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर ये आता है कि इसको क्या मंथ अपोर्शन करना है या मंथ अपोर्शन नहीं करना, मंथ अपोर्शन करना है या मंथ अपोर्शन नहीं करना। इस हवाले से क्या गाइडेंस है? एवरेज सॉरी, लोन बेनिफिट वाया एवरेज मेथड, लोन बेनिफिट वाया एवरेज मेथड सिर्फ उस वक्त मंथ अपोर्शन किया जाता है जब आप कभी ड्यूरिंग द ईयर या तो लोन लो, या ड्यूरिंग द लोन रीपे कर दो। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर लोन लेना या ड्यूरिंग द ईयर लोन रीपे करना नहीं कर रहे, ऐसी सिचुएशन में लोन बेनिफिट एवरेज मेथड कभी भी मंथ अपोर्शन नहीं होता। सो लोन बेनिफिट एवरेज मेथड मंथ अपोर्शन सिर्फ उस वक्त होता है जब आप कभी ड्यूरिंग द ईयर या तो लोन लो, या ड्यूरिंग द ईयर लोन सारा का सारा, सारा का सारा नॉट पार्शियल, सारा का सारा रीपे कर दो। अदरवाइज कभी भी एवरेज मेथड से लोन बेनिफिट मंथ अपोर्शन नहीं होता। um, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। वेयर an employee is given an asset which has been previously provided to them, how is the taxable benefit calculated? अच्छा, मेरा अपना के ऊपर पेपर पेन कैलकुलेशन के ऊपर तो बहुत परफेक्ट होता है।
बट ऐसी पूरी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश के हिसाब से आंसर करना एट टाइम्स आई हैव नोटिस दैट स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो। ओके। टैक्सेबल बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होगा? मेरा ख्याल है मैं डी से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सही है। बाय द वे, जब भी अगर कोई एसेट एम्प्लॉय को पक्का पक्का दे दिया जाए, प्रोवाइड कर दिया जाए, इट्स नॉट टेम्परेरी बेसिस पे, वेयर एन एम्प्लॉय इज गिवन एन एसेट, मतलब ये एम्प्लॉय को पक्का पक्का दे दिया। अब इसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन ली है नहीं ली, मतलब यहाँ पे एसेट गिफ्ट बेनिफिट आएगा, परचेज बेनिफिट आएगा, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे हम बात ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि यहाँ पे एसेट एम्प्लॉय को टेम्पररी यूज के लिए दिया है। हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि एसेट पक्का पक्का एम्प्लॉय को दे दिया है। अगर एसेट पक्का पक्का एम्प्लॉय को दे दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में बेनिफिट किस तरह कैलकुलेट होगा? सो ऐसी सिचुएशन में मैं पहले डी से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। द लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू एट द डेट द एम्प्लॉय इज गिवन द एसेट and the market value plus amount previously assessed as benefit. um टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इसको उर्दू में सोचूं सो मुझे इसको उर्दू में देख के पढ़ के एक बात समझ आती है। मुझे इसको उर्दू में देख के पढ़ के एक बात समझ आती है कि पॉइंट वन इज करेक्ट। द मार्केट वैल्यू प्लस एनी अमाउंट्स प्रीवियसली असेस्ड एज बेनिफिट। सो ये प्लस होता था, माइनस होता था। करेक्ट। सो ये चीज माइनस होती थी, और अभी बात हो रही है कि यहाँ पे प्लस करना है। सो ये स्टेटमेंट इटसेल्फ अगर कोई मुझसे पूछे तो भाई इसमें दो प्रॉब्लम्स है मुझे। पहला प्रॉब्लम, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस होता है। दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ लोअर नहीं होता। यहाँ लोअर की जगह क्या होता है? यहाँ लोअर नहीं होता, यहाँ लोअर की जगह क्या होता है हमेशा? ग्रेटर ऑफ या फिर हायर ऑफ। सो स्टेटमेंट डी इज टेक्निकली इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सी पे आते हैं। ग्रेटर ऑफ, ग्रेटर ऑफ, सो ये तो सही है। मार्केट वैल्यू एट द डेट द एम्प्लॉय इज गिवन एसेट। ओके, दिस इज लाइक फाइन। और द मार्केट वैल्यू प्लस एनी अमाउंट्स प्रीवियसली असेस्ड एज बेनिफिट। सो लाइक वी डिस्कस्ड एट टाइम ऑफ ऑप्शन डी, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ प्लस की जगह पे क्या है? माइनस है। सो सेम थिंग गोज ओवर है कि यहाँ प्लस नहीं माइनस होना चाहिए। द लोअर ऑफ, सो हम वैसे तो ये बात कर चुके हैं कि यहाँ लोअर ऑफ नहीं होता, यहाँ हायर ऑफ होता है। मार्केट वैल्यू एट द डेट द एम्प्लॉय इज गिवन द एसेट एंड मार्केट वैल्यू लेस एनी अमाउंट्स प्रीवियसली असेस्ड एज बेनिफिट। सो अगर कोई मुझसे यहाँ पे पूछे, कोई अगर मुझसे यहाँ पे पूछे, सो सिर्फ एक ये लोअर गलत लिखा हुआ है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट टेक्निकली सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से पूरा का पूरा स्टेटमेंट, सिर्फ एक चीज की वजह से इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, राइट? डी, द ग्रेटर ऑफ, सॉरी ए, market value at the date the employee is given the asset and the market value less any amounts previously assessed as benefits.
सो अगर मैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखूं तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। राइट। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। फोर्थ क्वेश्चन। What is the richer taxable benefit in respect of home entertainment system for the tax year 24-25? होम एंटरटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड टैक्सेबल बेनिफिट कितनी अमाउंट का होगा? तो home entertainment, last paragraph would help me. Last paragraph is like home entertainment system since 1st November 2025. Sorry, 24. The entertainment system cost 5160 and is provided to Richard for personal use. So यहाँ पे मुझे ये पता है कि here it would be asset usage benefit, and asset usage benefit is calculated as asset usage benefit is calculated as value of asset when provided to employee multiply by 20% multiply by x upon 12. Value of asset when provided to employee. So यहाँ पे अगर मैं देखूं value of asset when provided to employee कितना है? It is like you said 5160 multiply by 20% मल्टीप्लाई बाय एसेट प्रोवाइड कब से किया? एसेट प्रोवाइड किया था ऑन 1 नवंबर 24। सो 1 नवंबर 24 का मतलब हुआ कि नवंबर 24 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक, 5 अप्रैल 2025 तक 5 मंथ्स बनते हैं। तो एज अ रिजल्ट मुझे यहाँ पे फिर अपने पास कितने मंथ्स का बेनिफिट अकाउंट फॉर करना होगा? एज अ रिजल्ट मुझे यहाँ पे अपने पास 5 मंथ्स का बेनिफिट अकाउंट फॉर करना होगा। सो मेरे पास 5/12 that works out to me um I'm moving forward to the next question. Which of the following benefits can never ever be exempt? Can never ever be exempt? Never ever be exempt या never ever taxable, इस तरह की वर्डिंग्स का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको बगैर किसी शर्त के, जहां कोई अमाउंट की रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी चीज ना हो, और आप उसको पढ़ते ही कुछ और सोचे बगैर, कुछ और कंसिडर किए बगैर एग्जेम्प्ट मार्क कर दो। राइट।
मील्स इन स्टाफ कैंटीन, क्या ये एग्जेम्प्ट होता है? होता तो है। क्या इसके साथ और कोई शर्त होती है? मतलब अगर तुम कभी भी मील देखोगे कि भाई स्टाफ को मील दिया जा रहा है, तो उसको एग्जेम्प्ट या नॉट एग्जेम्प्ट बोलने के लिए और कोई चीज चेक करनी होती है। यू सेड नो, आई हियर यू। बट इन माय व्यू एक और चीज चेक करनी होती है कि ये मील तमाम स्टाफ को अवेलेबल है या सिर्फ इस स्टाफ को अवेलेबल है। अगर सिर्फ इस स्टाफ को अवेलेबल है तो क्या एग्जेम्प्ट होगा? देन द आंसर इज नो। स्टाफ को देने के लिए एक शर्त थी। शर्त याद दिलाओगे क्या थी? मतलब एक शर्त, एक कंडीशन पूरी हो तो एग्जेम्प्ट होता है मील्स इन स्टाफ, अदरवाइज नहीं होता। वो शर्त क्या थी? इफ अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉइज। मतलब ये सिर्फ, ये सिर्फ मुझे देना काफी नहीं है, राइट? आ, मेरे साथ साथ जो है वो और स्टाफ को मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑलवेज एग्जेम्प्ट। कुछ कंडीशंस हैं, पूरी हुई तो होगा वरना नहीं होगा। सेकंड, अलाउंस फॉर वर्किंग फ्रॉम होम। वर्किंग फ्रॉम होम अलाउंस, अगेन इसके लिए भी कंडीशन थी, वर्क फ्रॉम होम अलाउंस 6 पर वीक और 26 पर मंथ तक हो तो एग्जेम्प्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। हेंस द वर्ड, क्या हमेशा एग्जेम्प्ट होगा या हमेशा नहीं होगा? द आंसर इज नो। देन हेल्थ क्लब मेंबरशिप। हेल्थ प्लस हेल्थ क्लब मेंबरशिप, क्या ये हमेशा एग्जेम्प्ट? हेल्थ क्लब मेंबरशिप, अगर एम्प्लॉयर ने हेल्थ क्लब मेंबरशिप दी हुई है तो क्या कोई उसमें लिमिट वगैरह है कि इससे कम हो ज्यादा हो तो एग्जेम्प्ट होगा वरना नहीं होगा? नहीं। ये तो ऐसी चीज है जो हमेशा टैक्सेबल होती है, और क्वेश्चन भी यही था कि कैन नेवर बी एग्जेम्प्ट। नेवर बी एग्जेम्प्ट का मतलब जो हमेशा जो हमेशा टैक्सेबल रहती है, राइट? सो रीलोकेशन कॉस्ट, रीलोकेशन कॉस्ट देखते ही एग्जेम्प्ट मार्क कर देते हो या टैक्सेबल मार्क कर देते हो? नहीं, और भी कुछ देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? कि रिलोकेशन में देखना है कि इफ लेस देन 8,000, फिर तो एग्जेम्प्ट होता है। और अगर 8,000, if less than 8,000, the answer is yes to this. Or if less than 8,000, no, then excess is taxable. So accordingly, which one is the correct answer? That's like option C, right? Any question so far? If no, so I like to move to the next one.
Perfect. I'm moving to the next one. For the tax year 24-25, SOM has chargeable gains of 23,900. Uh, चार्जेबल गेन्स हैं इसके पास 23,900 के. शी हैज अनयूज्ड कैपिटल लॉस ऑफ 26,100 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द टैक्स ईयर 23-24. पिछले सालों का इसके पास कैपिटल लॉस कितना चला आ रहा है? पिछले सालों का कैपिटल लॉस 26,100. What amount of unused capital loss will SOM carry forward to the tax year 25-26? मतलब मतलब कितने लॉस अनयूज्ड मेरे पास कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब इस साल इस्तेमाल करने के बाद लॉस खत्म हो जाए, बाकी बचा, कैरी फॉरवर्ड किया, कितना अमाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. सो मैं कितना अमाउंट लॉस का कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ इफ आई वर टू वर्क दिस आउट. फिस्कल ईयर 23-24 इट इज 26,100 का लॉस है. 23-24 के बाद 24-25, 24-25 के गेन्स है मेरे पास 23,900 के. इस 23,900 के गेन्स में से सबसे पहले मैंने एनुअल एग्जेम्पशन माइनस की. एनुअल एग्जेम्पशन इज लाइक बाय द अमाउंट 3,000. तो इसका मतलब मेरे पास नेट गेन्स टाइप की चीज कह लो. मेरे पास नेट गेन्स टाइप की चीज कितनी बची? मेरे पास नेट गेन्स की अमाउंट बची 20,900. 20,900 में से लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड मैं ज्यादा से ज्यादा कितना माइनस कर सकता हूं? 20,900. सो दैट माय चार्जेबल गेन्स वुड बिकम नेट 26,100 माइनस 20,900. सो एज पर मैथ्स द डिफरेंस बिकम्स 5,200. तो इसका मतलब ये वो अमाउंट ऑफ लॉस है जो मेरे पास फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर फ्यूचर ईयर्स. राइट. तो 25 26 के लिए जो अमाउंट ऑफ लॉस मेरे पास कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा दैट वुड बी 5,200. दैट वर्क्स आउट टू बी ऑप्शन सी. ओके. और आगे बढ़ता हूं. फॉर द टैक्स ईयर 24-25, एलिस्टर टैक्सेबल इनकम इज 34040. देखो एमसीक्यूज में ये वर्डिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है. टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम का मतलब ये वो इनकम है इसकी जिसमें से पर्सनल अलाउंस ऑलरेडी माइनस हो चुका है. राइट. ड्यूरिंग द ईयर he sold an antique vase and this resulted in a chargeable gain of 33,900. चार्जेबल गेन का मतलब है कि इसमें से अभी तक एनुअल एग्जेम्पशन वगैरह टाइप की चीज माइनस नहीं हुई हुई. मतलब इसमें से अभी भी एनुअल एग्जेम्पशन वगैरह टाइप की चीज माइनस करनी है. राइट. सो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि एलिस्टर का सीजीटी लाइबिलिटी कितनी होगी. सो सीजीटी लाइबिलिटी के लिए सबसे पहले मैंने देखा कि भाई इसके चार्जेबल गेन्स कितने. चार्जेबल गेन्स आर लाइक 33,900. एनुअल एग्जेम्पशन माइनस की 3,000 की. एज अ रिजल्ट मेरे पास टैक्सेबल गेन्स आ गए बाय द अमाउंट 30,000. नाउ लेट्स चेक कि इसके पास बेसिक रेट बैंड में कितनी गुंजाइश बची हुई है. बेसिक रेट बैंड होता है 37,700 तक. बैंड को हमेशा
सबसे पहले कौन कवर करता है? टैक्सेबल इनकम, which is 34040. As a result, basic rate band available कितना आया? Which is 3660. अब ये 3660 टैक्सेबल गेन्स के लिए अवेलेबल, ये 3660 टैक्सेबल गेन्स के लिए अवेलेबल है. Maybe not relevant to this question, but from a discussion perspective, within taxable income, within taxable income, सबसे पहले हमेशा गेन्स किसको अलॉट एलोकेट किया जाता है? पीएडीआर को, इन्वेस्टर रिलीफ को, फिर उसके बाद फिर उसके बाद लकीली अनलकीली आई रियली डोंट नो, ये नहीं है, ये नहीं है. सो सारे के सारे गेन्स किसको एलोक, सॉरी, सारा बेसिक रेट किसके लिए अवेलेबल होगा? नॉर्मल गेन्स के लिए. मेरे पास नॉर्मल गेन्स की अमाउंट कितनी है? दैट इज लाइक 30,900. इस 30,900 में से 3660 के ऊपर बेसिक रेट, और बेसिक रेट का रेट ऑफ टैक्स इज 10%, विच इज लाइक 366. और जितना अमाउंट बेसिक रेट से एक्सीड कर रहा है, कितना अमाउंट बेसिक रेट से एक्सीड कर रहा है? दैट इज 27240, और 27240 का 20% इज, एज अ रिजल्ट अगर मैं सोचूं तो टोटल कैपिटल गेन्स टैक्स कितना बना? सॉरी, 448, 5814. जहां तक कोई क्वेश्चन? Okay, moving forward to the next question. Dash Limited sold a factory on 7th Feb 25 for 260,000. The factory was purchased on 4th July. For 114,000. The indexation factor is 0.776. What is the chargeable gain in respect of the disposal of factory? So easy question, disposal of factory में कैपिटल गेन कितना आया होगा, राइट? मेरे पास डिस्पोजल प्रोसीड 260,000, कॉस्ट
indexation allowance, one 4,000 multiplied by 0.766. As a result, indexation allowance 5867. Index cost becomes 1672. Oh, okay. So what was 58676? Indexation allowance, oh, 88464. This is not then 202464 minus 260,000, and that is what maybe you are referring earlier. Yeah, 58676. Right. So let's move forward to the next one. Jade sold 25,000 pound one ordinary shares in Silver PLC on 13th March 25. Jade purchased 60,000 shares in Silver PLC on 18th Feb 2015 for 72,000. On 24th May 18th, Silver PLC made a 1 for 4 bonus issue. Okay, सवाल समझना. What cost figure will be used in calculating the chargeable gain on the disposal of Jade's 25,000 ordinary shares in Silver PLC? Again, if I look into the requirement, so requirement में इसने मुझसे ये नहीं बोला कि requirement के हिसाब से मुझे ये बताओ कि गेन कितना होगा या क्या चीज कितनी होगी, नहीं.
इसने मुझसे ये पूछा है कि ये बताओ कि इस गेन की कैलकुलेशन के लिए शेयर्स की कॉस्ट कितनी यूज हो रही होगी, राइट? शेयर्स की कॉस्ट कितनी यूज हो रही होगी। अब मुझे पता है कि अगर मैं एक ही कंपनी के मल्टीपल शेयर्स खरीदूं और मैं जब भी कभी उन्हें डिस्पोज ऑफ करने जाता हूं, तो डिस्पोजल के लिए मैं अपने पास मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता हूं। मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले सेम डे परचेजेस। इज देयर एनी सेम डे परचेजेस? नो। सेकेंड नंबर पे यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज इंडिविजुअल होगा तो मेरा आगे स्टेटमेंट अलग होगा, कंपनी होगी तो मेरा आगे स्टेटमेंट अलग होगा। हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे कंपनी के लिए बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल ओवर हियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी ओवर हियर। और क्योंकि हम बात इंडिविजुअल की कर रहे हैं और क्योंकि हम लोग बात यहाँ पे इंडिविजुअल की कर रहे हैं, सो इंडिविजुअल के लिए द सेकेंड पॉइंट इज next 30 days. Is there any purchase in next 30 days? The answer is no. Since there is no next 30 day purchase, तो इसका मतलब जो भी शेयर्स इशू होंगे दैट वुड बी फ्रॉम द पूल, राइट? और पूल में से 25,000 शेयर्स बेचने हैं, मतलब जो भी शेयर्स बिकेंगे पूल से ही बिकेंगे। मैंने अपने पास पूल बनाना स्टार्ट किया। पूल में डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट ऑफ शेयर्स। डेट के वाइज सबसे पहले 18 फैब 15 को 6,000 शेयर्स खरीदे थे। फिर उसके बाद 28 मई 2018 को 1 फॉर 4 का बोनस इशू हुआ। 1 फॉर 4 का बोनस इशू हुआ, तो 1 फॉर 4 के हिसाब से बोनस में कितने शेयर्स इशू हो रहे होंगे? 15,000, जिसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट आज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने पड़े हुए हैं? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हुए होंगे 75,000। इन 75,000 शेयर्स की वेटेड एवरेज कॉस्ट वुड बी 72,000। और अगर मैं यहाँ पे एक वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर कैलकुलेट करूं, सो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर टू बी कैलकुलेटेड एज 72,000 divided by 75,000. So weighted average cost per share is like, so weighted average cost is, (0.96). That works out to be, like you said, 24,000. Okay, I'm moving forward to the next question.
During March 25, an investor made 4 disposals of shares in unquoted trading company. एक बंदे ने मार्च 25 में 4 शेयर्स बेचे which all belongs to unquoted trading company. Okay. Which disposal could qualify for investor relief? इनमें से कौन सा डिस्पोजल क्वालिफाई करेगा या कर सकता है फॉर इन्वेस्टर रिलीफ? Shares purchased from a shareholder during July 20, क्या ये क्वालिफाई करेगा? क्या ये क्वालिफाई करेगा फॉर इन्वेस्टर रिलीफ? द आंसर इज नो, बिकॉज इसने शेयर्स कहां से खरीदे? फ्रॉम अ शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर से खरीदने का मतलब है कि ये न्यू शेयर्स नहीं थे, और अगर न्यू शेयर्स नहीं थे तो इनके ऊपर इन्वेस्टर रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर रिलीफ के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी, राइट? शेयर्स एक्वायर्ड बाय सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग जून 21। सो बस एक काम ये कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन के थ्रू एक्वायर किए हैं, ओके। जून 21 में खरीदे हैं। यहाँ पे मुझे याद है कि यहाँ पे होल्डिंग ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट थी कि 3 इयर्स से ज्यादा होना चाहिए। 3 इयर्स का मतलब है कि जून 21 से जून 24 में 3 साल हो जाएंगे, और ये इस डेट के भी बाद सेल आउट कर रहा है, इस डेट के भी बाद सेल आउट कर रहा है, और कब सेल आउट कर रहा है? इसका मतलब इसमें अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं नजर आई कि एनीथिंग जिसकी वजह से मैं बोलूं नहीं यार ये क्वालिफाई नहीं होगा। शेयर्स परचेज फ्रॉम अ शेयर होल्डर ड्यूरिंग मार्च 24। शेयर्स एक्वायर्ड बाय सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग अगस्त 22। अगस्त 22 अगेन 3 इयर्स वाली कंडीशन अगर मैं रिकॉल करूं, सो अगस्त 22 का मतलब है अगस्त, और ये शेयर्स बेच कब रहा था? ये शेयर सेल आउट कर रहा था इन मार्च 25। सो इसका मतलब मार्च 25 की जो डेट है, वो 3 साल पूरे होने से पहले सेल आउट कर रहा था। हेंस यहाँ पे ड्यू टू ड्यूरेशन, इसका शेयर होल्डिंग ड्यूरेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई यहाँ पे इन्वेस्टर रिलीफ नहीं मिलेगा। ओके, um is this thing clear? Can I move to the next one? This the scenario relates to questions 11 to 15, मतलब अगेन अस सीआरक्यू टाइप क्वेश्चन, और सीआरक्यू टाइप क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे 5, सॉरी नॉट सीआरक्यू, एमटीक्यू टाइप क्वेश्चन, और एमटीक्यू टाइप क्वेश्चन का मतलब है कि इस सिनेरियो से रिलेटेड ज्यादा सवाल होंगे जो जो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना। स्टार्ट करते हैं। J disposed of various assets during the tax year 24-25, and these disposal resulted in chargeable gain of 46,400, qualifying for BADR, and another 123,300 of chargeable gains,
नॉट क्वालिफाइंग फॉर BADR। ओके, मतलब गेन्स की अमाउंट है 46,400 जो क्वालिफाई करता है फॉर BADR, और नॉन BADR के गेन्स है 123,300 के। नन ऑफ द गेन्स आर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गेन्स। ओके, इनमें से कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं। जे डिस्पोजल इंक्लूड द फॉलोइंग, जे के डिस्पोजल में और क्या क्या चीजें शामिल है, सॉरी और नहीं, क्या क्या चीजें जे के डिस्पोजल में शामिल है। On 19th April 24, J sold 5 hectares of land for 72. He had originally purchased 8 hectares of land on 7 June 15 for 68,000. जैसे ही मैंने यहाँ पे पढ़ा कि खरीदा 8 हेक्टर्स था और सेल आउट 5 हेक्टर्स कर रहा है, तो ये चीज पढ़ते ही देखते ही जो चीज मेरे माइंड में आई, दैट इज पार्ट डिस्पोजल। जस्ट अ सेकंड यार। The market value of unsold 3 hectares of land at 19th April 24 is 4,500. Okay. On 8 June 24, J sold antique table for 12,800. The table had been purchased on 2nd May 13 for 1,300. Antique table, matlab tangible movable, and the word antique refers life more than 50 years because antique. So it means it's a non-wasting chattel. और अगर non-wasting chattel है, तो आइदर ऑफ फोर सिचुएशंस में मुझे इसका CGT पर्सपेक्टिव ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता था। फोर थिंग्स वर DP कॉस्ट लेस देन 6,000, DP अगर ऐसा है एग्जेम्प्ट, DP कॉस्ट दोनों मोर देन 6,000 अगर ऐसा है तो नॉर्मल कैलकुलेशन, DP लेस देन 6, कॉस्ट मोर देन 6, तो ऐसी सिचुएशन में DP लेना था ऑफ 6,000। DP मोर देन 6, कॉस्ट लेस देन 6,000, सो ऐसी सिचुएशन में एक लोअर ऑफ का रूल यूज होता था विच वाज लोअर ऑफ 5/3 रूल और नॉर्मल गेन। सो मैं यहाँ पे लोअर ऑफ वाला कॉन्सेप्ट यूज करूँ। 19th October 24, Jay made a gift of his entire shareholding of £1 ordinary shares in AMZ PLC to his son. On the date of gift, the shares were quoted at double one, sorry, 1020 से लेकर 1064। On 10th May 25, J sold a factory and this disposal resulted in a chargeable gain. J does not have any taxable income for the tax year 24-25. मतलब J की कोई भी वो नहीं है, taxable income is like zero. MTQ's perspective, एक जनरल एडवाइस याद रखना, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन हर दफा सिनेरियो पढ़ो, ऑप्शन टू एक दफा तमीज तरीके से सिनेरियो पढ़ लो,
ताकि फिर जिसे कहते हैं ना, बाद में सिर्फ रेलेवेंट एरिया देखना हो, पूरा सिनेरियो दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके। एंड आई ऑलवेज प्रेफर्ड द सेकंड अप्रोच, कि एक दफा बंदा तरीके से पढ़ ले, बाद में दोबारा ऐसे सच पढ़ने की जरूरत ना पड़े। What cost figure will have been used in calculating the chargeable gain on the disposal of 5 hectares land? 5 hectares land के लिए कॉस्ट फिगर क्या यूज की गई होगी टू कंप्यूट द गेन? पार्ट डिस्पोजल कैलकुलेट किया जाता था बाय द फॉर्मूला मार्केट वैल्यू ऑफ पार्ट सोल्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ होल एसेट, multiply by original cost. Original cost was 68,000. Moving forward, what is J chargeable gain in respect of disposal of antique table? So antique table, like I said, lower of rule यहां पे चेक करना पड़ेगा। Normal would be like you said, I hear you, it's डबल वन ट्रिपल थ्री, और इन दोनों में से डबल वन ट्रिपल। um fine। Next, what market value figure will have been used in calculating the chargeable gain on J gift of AMZ PLC shares? So AMZ PLC के शेयर्स गिफ्ट करने के लिए शेयर्स की क्या मार्केट वैल्यू यूज की जाएगी? शेयर्स की मार्केट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ हाफ अप ऑफ बिड प्राइस, और ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड एज एवरेज ऑफ आस्क एंड बिड प्राइस। सो अगर मैं सिंपल एवरेज ऑफ आस्क एंड बिड प्राइस लूं, सो इट्स 10.64, which is 10.42। During what period must reinvestment takes place if J wishes to claim rollover in respect of chargeable gain arising on disposal of factory? I hope
10 मार्च 25 को फैक्ट्री बेची थी, डिस्पोजल से लास्ट 12 और नेक्स्ट 36 मंथ्स में री इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए। ये लास्ट 12 तो नजर आता है, नेक्स्ट 12 नजर नहीं आता। इसका ये पार्ट सही है, ये पार्ट गलत है। करेक्ट। सेम डेट, नेक्स्ट 1 ईयर, ये भी नो, ये भी नो, दोनों जगह से नो। राइट। लास्ट of this scenario. What is the JCGT liability for the tax year 24-25? मैंने यहाँ पे गेन्स को दो हिस्सों में ब्रेक किया, एक का नाम रखा BADR और एक का नाम रखा नॉर्मल। देर इज नो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इफ यू रिकॉल। $46,400 @ 10%। क्योंकि लाइक वी डिस्कस्ड मे बी अभी थोड़ी देर पहले ही कि सबसे पहले आपका बैंड कौन कवर करता है, BADR वाले। देन बेसिक रेट में कुछ जगह बाकी बची नहीं, सारी जगह तो BADR ने कवर कर ली। सो नॉन BADR 12300 का it is 28,700 according to my calculation. Please confirm if otherwise. Perfect. Uh, do have a look. I'll be just back in a minute. Okay.
So A Limited owns 90% of ordinary share capital of B Limited. B Limited owns 70% of ordinary share capital of C Limited. C Limited owns 100% of the ordinary share capital of D Limited and 80% of E Limited. Along with B, which companies form a chargeable gain group with A Limited? So A owns 90% of B. B owns 70% of C. C owns 100% of D. And 80% of E, right? So, uh, before I answer, in your opinion, what should be the answer? अच्छा, रिक्वायरमेंट जरा गौर से पढ़ना। अलोंग विद बी लिमिटेड, सो बी तो है, बी के अलावा और कौन से? कैपिटल गेन ग्रुप के लिए कंडीशन क्या थी? डायरेक्ट शुड बी मोर देन 75 and indirect should be more than 50%. Yeah, I agree. So indirect, we are talking about effective. So again, in your opinion, the correct answer is, option C. I hear you. But the correct answer is option D. No other company. सर ऐसा क्यों? मतलब अगर हम डी को देखें और अगर हम ई शायद नीचे हो जाए, बट डी को अगर देखें तो डी तो एटलीस्ट नजर आ रहा है कि इट्स मोर देन इनडायरेक्टली 50 अबव। तो आप डी को क्यों मना कर रहे हैं, सी को क्यों मना कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ नो अदर कंट्री, मैं तो कह रहा हूँ सी भी नहीं है। बट सी में तो 90 into 70 अगर करें, so that somewhat turns out to be 9 sevens are 63, so that somewhat turns out to be 63%, which is more than 50. Why you said no other company? So answer is, भाई डायरेक्ट 75 अबव होगी तो फिर हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट की ही कंडीशन फुलफिल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वाला ही पॉइंट फुलफिल नहीं होता, तो इनडायरेक्ट देखने का पॉइंट ही नहीं है। मतलब यहाँ आई कैन कंसिडर इनडायरेक्ट, यहाँ आई कैन कंसिडर इनडायरेक्ट, बिकॉज डायरेक्ट की कंडीशन, डायरेक्ट का प्री रिक्विजिट मीटअप हो रहा है। सी के केस में क्योंकि डायरेक्ट का ही कंडीशन मीटअप नहीं हो रहा, सो ए लिमिटेड के ग्रुप में सी, डी, ई, ये सारी की सारी कैपिटल गेन्स ग्रुप से एक्सक्लूड हो जाती है। ओके, बी माइंडफुल ऑफ दिस पॉइंट इन द कैपिटल गेन्स ग्रुप। ये एक बहुत छोटा सा बट पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, आंसर चेंज कर देने वाला पॉइंट है ऑफ कैपिटल गेन्स ग्रुप। मूविंग फॉरवर्ड, Green Limited owns 100% of the ordinary share capital of Blue Limited. For the year ended 31st March 25, Green Limited has taxable total profits of 132. For the 9-month period ended 31st December 24, Blue Limited has a trading loss of 84,000. मैं यहाँ पे
क्वेश्चन पढ़ते हुए एक चीज ये देख रहा था कि शेयर होल्डिंग पे मेरी नजर थी। तो सबसे पहले मैंने शेयर होल्डिंग देखा कि यार इट इज 100%, तो शेयर होल्डिंग का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज आई वॉज लुकिंग फॉर कि क्या ईयर एंड डेट सेम है। सो अगर मैं ईयर एंड डेट्स देखूं तो ईयर एंड डेट्स दोनों की सेम नहीं है। यहाँ पे द ईयर एंड डेट इज 31 मार्च 25, यहाँ पे ईयर एंड डेट इज 31 दिसंबर 24। इसका मतलब है कि यहाँ पे इफेक्टिवली वी हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के हिसाब से कितना लॉस ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है, हाउ मच of Blue Limited trading loss can Green Limited claim against its taxable profits or the year ended 31st March 25। ये जो मेरे पास 84,000 का लॉस है, ये 84,000 का लॉस पूरे साल का है। ये पूरा साल का लॉस ग्रीन लिमिटेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 84,000 का 9/12 देखना पड़ेगा। 84,000 का 9/12 वुड बी 63,000। अच्छा, मैं मुझे आइडियली स्पीकिंग तो प्रॉफिट भी देखना चाहिए, बट मैं प्रॉफिट इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि प्रॉफिट की फिगर इज ऑलरेडी हायर। सो मतलब प्रॉफिट को अगर मैं 9/12 करूं भी तो नीडलेस टू से वो कुछ ऑलरेडी हायर ही आएगा, राइट। सो दैट्स वाई मैं प्रॉफिट का 9/12 कर नहीं रहा, वरना अगर ये फिगर कुछ कंफ्यूजिंग टाइपिश होती तो मैं प्रॉफिट का भी फॉर श्योर 9/12 कंसिडर करता, राइट। सो दैट्स है, मैं सिर्फ अपने पास किसका 9/12 कर रहा हूँ, लॉस का 9/12 कर रहा हूँ, और लॉस का 9/12 करके मुझे पता चला कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ। 63,000। इज दिस थिंग क्लियर? क्वेश्चन 18, नथिंग टेक्निकल, स्ट्रेट अवे, memory based question, retention based question। Which of the following cannot be surrendered as part of current year capital करंट ईयर ग्रुप रिलीफ क्लेम? कौन सा नहीं हो सकता? ट्रेडिंग लॉसेस हो सकते हैं, यस। क्योंकि आपने ए बोला इसलिए मैं ए पे आखिर में आऊंगा। अनरिलीव्ड प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस, अनरिलीव्ड क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन। अनरिलीव्ड क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन का मतलब क्या था
कि वो क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशंस जो अपनी कंपनी की इनकम इफ अवेलेबल के बाद भी बाकी बच जाए, तो क्या वो ग्रुप में एडजस्ट हो सकते हैं? द आंसर इज यस। सो ग्रुप में कौन कौन सी चीजें चार एडजस्ट हो सकती थी ट्रेडिंग लॉस करंट ईयर इन टोटल? अनरिलीव्ड क्यूसीडी, अनरिलीव्ड प्रॉपर्टी लॉस, अनरिलीव्ड इंटरेस्ट डेफिसिट, इंटरेस्ट लॉस भी जिसे कह सकते हैं। यहां पे सवाल मुझसे पूछा जा रहा है ग्रुप रिलीफ के एम्बिट में कौन सा नहीं हो सकता, राइट? सो ग्रुप रिलीफ के एम्बिट में कैपिटल गेन्स एडजस्ट नहीं हो सकता, मतलब सॉरी कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। हेंस मेरा करेक्ट आंसर वुड बी कैपिटल लॉसेस वो चीज है, वो आइटम है जो आप इस एम्बिट में एडजस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कैपिटल लॉसेस जो एडजस्ट होते हैं दे आर अंडर द कैपिटल गेन्स ग्रुप। सो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, this one is wrong. So the correct answer is this thing clear? Is this thing clear? Capital losses clear? Why not? It can. So again, like I said, requirement only talks to me about group relief claim. So group relief के एम्बिट में ये कभी भी नहीं है कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस की अलग फिलोसफी है विच इज कवर्ड कैप्चर्ड अंडर द कैपिटल गेन्स ग्रुप। आई होप दैट्स क्लियर, राइट? I'm moving forward to the next one. Soup Limited owns 100% of the ordinary share capital of several loss-making companies. The results of Soup Limited for the year ended 31st March 25 are trading loss, property business income, loan interest receivable, capital loss, qualifying charitable donations. The loan interest receivable in respect of a loan which was made for non-trading purpose. It means it is part of non-trading loan relationship. It should be recorded in interest income. Okay. What is the maximum amount of group relief which can be claimed by Soup Limited for the year ended 31st March 25? So again, the question is कि ये बताओ ज्यादा से ज्यादा सूप लिमिटेड कितना अमाउंट का ट्रेडिंग लॉस ग्रुप में एडजस्ट कर सकता है? सो ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस ग्रुप में एडजस्ट कर सकता है?
ओके, सो मुझसे पूछा जा रहा है सूप। ओके, यहाँ पे जो सूप लिमिटेड है, इट इज अ क्लेमेंट कंपनी। क्लेमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जो दूसरों का लॉस लेना चाहती है। 8400, 55 कैपिटल लॉस। लाइक आई सेड फ्यू मिनट्स अगो, कैपिटल लॉस कभी भी ग्रुप लॉस ग्रुप के एम्बिट में नहीं आता, ग्रुप रिलीफ के एम्बिट में नहीं आता। कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन्स हैज अ ओन सेपरेट treatment implication under capital gains group. So 8400 का लॉस, 55200 की इनकम, 2900 की इनकम, 2000 का QCD। तो इसका मतलब अगर मैं सोचूं तो इसकी टोटल इनकम अपनी कितनी होगी? अपनी वुड बी 47,700। इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कितनी अमाउंट का लॉस दूसरी कंपनी से ले सकता है? 47,700 का। इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? एनी क्वेश्चन? इफ नो, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। Cat Limited owns 100% of the ordinary share capital of Mouse Limited. Both companies prepare accounts to 31st December. Both companies prepare accounts to 31st December. On 10 June 24, Mouse Limited sold an office building and this resulted in a chargeable gain. On 20th November 24, Cat Limited sold a factory and this resulted in a capital loss. By what date must Cat and Mouse Limited make an election if they want their respective capital loss and chargeable gains to be matched? So, to answer this thing as a principal statement, under capital gains group, मैं विद इन द ग्रुप गेन्स लॉस एडजस्ट कर सकता हूं। मैं विद इन द ग्रुप जो भी एसेट ट्रांसफर होगा दैट वुड ऑलवेज बी एट नो गेन नो लॉस। एंड थर्ड इम्प्लीकेशन इज के देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप रोल ओवर रिलीफ। बट यहाँ पे बात हो रही है कि एक कंपनी विच इज लिमिटेड माउस लिमिटेड को गेन हुआ है और कैट लिमिटेड को लॉस हुआ है, राइट? अगर ये दोनों अपने पास गेन या लॉस एडजस्ट करना चाहते हैं तो इन गेन लॉस को एडजस्ट करने के लिए इन दोनों को एक इलेक्शन करना होगा। इलेक्शन का टाइम कितना है? इलेक्शन का टाइम इज 2 इयर्स। 2 इयर्स कब से? फ्रॉम एंड ऑफ
counting period in which asset is sold. So this is the principal statement. Asset sell out कब हो रहा है? Asset sell out हो रहा है in the year ended 31st December 24 को. इस डेट से 2 साल का टाइम मिलेगा और 2 साल कब होंगे इसके? 31st December 2026. So as a result, option E is the correct answer. Um, Everyone, is this thing clear? Perfect. I'm moving to the next one. Wong died on 4th January 2025. When his wife, Wing, died on 3rd August 2020, her entire estate of 200,000 was left to Wong. अच्छी बीवी थी जो जब मरी तो सब कुछ छोड़ के हस्बैंड को दे के मरी. However, Wing had made a gift of 100,000 to her daughter on 2nd May 2020. This figure is after deducting available exemptions. The nil rate band for the tax year 2021 is 325,000. Ignoring RNRB, how much NRB is available against Wong estate? So तुमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि उसकी IHT कितना बनेगा वगैरह वगैरह. तुमसे पूछा ये जा रहा है कि वो अपने स्टेट के लिए उसको एनआरबी कितना अवेलेबल होगा. सो एनआरबी सबसे पहले अगर मैं देखूं तो वोंग का अपना प्लस विंग का अनयूज्ड, दैट वुड बी हिज टोटल एनआरबी. सो वोंग का अपना एनआरबी इज 325. वोंग की वाइफ का अनयूज्ड 200,000. इसका मतलब टोटल एनआरबी इसको कितना मिला? दैट इज लाइक 525. सॉरी, नो 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 नो, माय बैड, आई मिस्ड वन थिंग. When his life, Wing died, her entire estate of 200,000 was left to Wong. सारी जायदाद वो जितनी जायदाद थी कितनी थी उसके पास? 200,000. और वो सारी जायदाद किसको दे के मरी? दैट इज अपने हस्बैंड को, वोंग को. तो इसका मतलब अगर मैं विंग के बारे में सोचूं तो विंग
के लिए ये पूरा 200,000 वुड बिकम एग्जेम्प्ट, और अगर विंग के लिए ये पूरा 200,000 बिकम एग्जेम्प्ट, तो इसका फर्दर मतलब ये हुआ कि विंग का एनआरबी का वुड बी कंप्लीटली अनयूज्ड, राइट? क्योंकि वो सारी चीजें, सारी जायदाद अपने हस्बैंड को दे के मरी है, क्योंकि वो सारी चीजें, सारी जायदाद हस्बैंड को दे के मरी है, तो उसका अपना एनआरबी कितना इस्तेमाल हुआ होगा? कुछ भी नहीं, राइट? और अगर उसका अपना एनआरबी कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो सारा का सारा एनआरबी किसके लिए बचा हुआ होगा? सारा का सारा एनआरबी उसके हस्बैंड के लिए बचा हुआ होगा। सो विंग का अनयूज्ड एनआरबी वुड बी लाइक 325, और अगर विंग का अनयूज्ड एनआरबी इज लाइक 325, तो इसका मतलब टोटल एनआरबी कितना बचा? टोटल 325। हाउएवर विंग ने अपनी लाइफ में 2020 में, 3 अगस्त 20 को मरी है, अपनी बेटी को एक पीईटी किया था। इसका मतलब विंग के एनआरबी में से 100,000 माइनस हुआ। इसका मतलब विंग का एनआरबी वुड बी 225, और वोंग का अपना तो कुछ भी नहीं था, मतलब वोंग ने अपनी लाइफ में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया था। इसका मतलब वोंग का अपना एनआरबी, सो एज अ रिजल्ट टोटल एनआरबी दोनों का मिला के कितना बचा? बाय द अमाउंट 350, 550। दिस इज टोटल एनआरबी अवेलेबल फॉर, इज दैट क्लियर? अगर वोंग ने भी अपनी लाइफ में कोई पीईटी सीएलटी किया होता, तो मेरा आंसर में से ये 550 पहले माइनस होता, फिर उसके बाद मेरा आंसर आता। ओके। On 22nd May 23, Winston made a gift of 4,400 to his son, and on 7th September, he made a gift of 7,200 to his daughter. Fine. सवाल ये था, what is the value of PET made on 7 September 24 to Winston by his daughter? मतलब उसने अपनी डॉटर को जो पीईटी किया उसकी वैल्यू कितनी होगी, राइट? um, अगर मैं विंस्टन के बारे में सोचूं, ये जो इसने पहला गिफ्ट किया था 22 मई 2023 को, 4,400 का, इसमें से एनुअल एग्जेम्पशन करंट ईयर की माइनस हो जाएगी, विच इज लाइक 23-24, और ब्रॉट फॉरवर्ड
22 23 की माइनस हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ, ना अब बात आई 7 सितंबर 24 की। 7 सितंबर 24 को इसने 7200 का एक पीईटी किया था अपनी डॉटर को, राइट। इसमें से पहले एनुअल एग्जामिशन करंट ईयर की माइनस हो जाएगी विच इज लाइक 24 25, 23 24 क्या एनुअल एग्जामिशन बची हुई है कुछ? 23 24 क्या एनुअल एग्जामिशन बची हुई है कुछ? द आंसर इज नो, सारी की सारी यूज हो चुकी है। सो एज अ रिजल्ट इस पीईटी की नेट वैल्यू वुड बी, right? I'm moving to the next one. On 12th June 24, Arnold made a gift of 440,000 to a trust. This figure is after deducting available exemptions. मतलब इसमें से एनुअल एग्जाम्शन और इस तरह की सारी चीजें माइनस हो चुकी हैं, राइट। Arnold will pay the IHT arising from the gift. He has not made any previous lifetime gifts. What is Arnold's lifetime IHT in respect of gift of 440,000 to a trust? CLT, this is after available exemptions, right? As mentioned in the question. So मेरे पास after available exemptions CLT की amount बची कितनी? After available exemptions मेरे पास CLT की amount आ रही है 440,000। एनआरबी माइनस किया फिस्कल ईयर 24 25 का, 24 25 का एनआरबी इज लाइक 325,000। एनआरबी से अमाउंट एक्सीड कितना हो रहा है? 115,000। जितना अमाउंट एक्सीड हो रहा है उसके ऊपर आईएचटी एट द रेट 25%। वाई 25%? बिकॉज यहाँ पे आईएचटी प्राइमरीली पे कौन कर रहा है? ये खुद ही से आर्नल्ड पे कर रहा है। सो 115 का 25% इज 28750, राइट। अच्छा, just one thing extra, nothing relating to this part of the answer, extra discussion. Let's suppose Arnold expired in within 7 years. So, इसके CLT की वैल्यू
फॉर फ्यूचर आईएचटी पर्पजेस कितनी होगी? इसकी सीएलटी की वैल्यू फॉर फ्यूचर आईएचटी पर्पजेस वुड बी 440 प्लस 468750. Again, like I said, it has nothing to do with the main answer. सही है, बस एक एक्स्ट्रा बात थी, एक्स्ट्रा डिस्कशन. On 20th November 24, Alex made a gift to a trust, and this has resulted in a lifetime IHT liability of 46,000. What is the due date of IHT liability of 46,000? यहाँ पे बात हो रही है ट्रस्ट की. ट्रस्ट के लिए लाइफ टाइम टैक्स पे करने की ड्यू डेट इज लेटर ऑफ 30th April after fiscal year or 6 months from month end of transfer. Now, to translate this, अगर मैं यहाँ पे सोचूं इसने किस फिस्कल ईयर में गिफ्ट दिया, इसने गिफ्ट दिया इन द फिस्कल ईयर 24-25, और 24-25 के बाद और 6, so this would be 30th April 25, 6 months from month end of transfer. So 6 months 20th November को ट्रांसफर किया था, so 20th November 24 को ट्रांसफर किया था, इसका 30th April would be 30th November 24, और 30th November 24 से 6 months सोचू, so that would be 31st May 25. So the correct answer is like option C. मोस्ट कॉमन मिस्टेक, अक्सर लोग यहाँ पे मंथ एंड ऑफ ट्रांसफर लेने के बजाय डेट ऑफ ट्रांसफर ले लेते हैं. दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे करते हैं. सही है, सो ख्याल रखना है इन चीजों का.
Moving forward, Violet has an estate valued at 700,000, but she does not currently own a main residence. She does not currently own a main residence. अगर उसके पास कोई मेन रेजिडेंस नहीं है, अगर उसके पास कोई मेन रेजिडेंस नहीं है, तो इसका पहला मतलब तो ये हुआ कि इसको आरएनआर भी नहीं मिलेगा. Under the terms of her will, Violet estate is left to her children. Violet husband died on 26 May 20 and all of his estate was transferred to left to Violet. So इसका मतलब ये हुआ कि वॉयलेट के पास कंप्लीट एनआरबी अनयूज पड़ा हुआ होगा ऑफ हस्बैंड, राइट. और देखते हैं कि सवाल में कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है. What is the potential IHT saving if Violet used some of her assets to purchase main residence for 340 prior to her death? वेरी गुड क्वेश्चन. सो सवाल ये था कि अगर वॉयलेट अपने मरने से पहले कुछ प्रॉपर्टी खरीद ले, लेट्स से 340,000 की, और अगर वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दे, तो आईएचटी पर्सपेक्टिव सेविंग क्या होगी, आईएचटी पर्सपेक्टिव बेनिफिट क्या होगा. राइट. सो आज वॉयलेट को आरएनआर भी नहीं मिलना, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, क्योंकि उसके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है. बट इमेजिन अगर ये मरने से पहले कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेती, तो इसको आरएनआर भी मिल जाता. नॉर्मल स्टेट अदर देन आरएनआर भी स्टेट कम होती, और ओवरऑल स्टेट कुछ ना कुछ इसकी इंक्रीज हो जाती. सो वो कितनी इंक्रीज होती, दैट्स द पॉइंट. आईएचटी कितना सेव होता. सो अगर मैं सोचूं, if no residential property is in state, let's suppose अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी स्टेट में नहीं है, वॉयलेट का अपना आरएनआरबी 175 would be wasted. वॉयलेट के हस्बैंड का अनयूज्ड आरएनआरबी 175, वो भी क्या होगा, वेस्टेड. राइट. जस्ट इमेजिन इफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो इज इन स्टेट, फर्क क्या पड़ेगा. वी को अपना आरएनआरबी मिलेगा ऑफ अमाउंट 175. वी के हस्बैंड का अनयूज्ड आरएनआरबी भी इस्तेमाल हो पाएगा बाय द अमाउंट 175. इसका मतलब दोनों के मिला मिलू के, कंबाइन करके, ऐड करके कितना आरएनआरबी अवेलेबल होगा. राइट.
हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कितने की अमाउंट की खरीदने की बात कर रहे हैं? हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो खरीदने की बात कर रहे हैं दैट इज बाय द अमाउंट 340। RNRB कितना मिल जाता है इस पे? 340। नीडलेस टू से दैट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड, बट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे टैक्स कितना लगता? कुछ भी नहीं। सो कैन आई से इस 340 के ऊपर 40%, दैट इज 36,000 का IHT सेव हो रहा होता। राइट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर? परफेक्ट, थैंक यू। um the following scenario relates to questions 26 to 28. You should assume that today's date is 20 March 25. Min and Moon, a married couple, are respectively aged 76 and 70. Min has a chargeable estate for IHT purpose valued at 850. He owns two properties respectively valued at 336 and 430. The first property has an outstanding repayment mortgage of 160 and the second property has an outstanding interest only mortgage of 84. So 336 minus 160. अच्छा, क्वेश्चन पर्सपेक्टिव, ये तो बात की है कि दो प्रॉपर्टीज हैं, कितना मोर्टगेज है, कितना क्या है, बट दोनों में से अभी तक किसी में से भी आ, ये नहीं बताया कि कोई मेन रेजिडेंस है या नहीं है, राइट? मिंग ओज
18,400 in respect of a personal loan from a bank, and he has also verbally promised to pay legal fees of 4,200 incurred by his nephew. Verbal promise is not allowed. Min expect the cost of his funeral to be 5,400, and this cost will be covered by the 6,000 which he has invested in individual savings account. So individual savings account से ये पैसे निकल आएंगे, पूरे हो जाएंगे. Under the terms of his will, Ming has left all of his estate to children. The residence nil rate band is not available. Okay. On 22nd August, Min had left a gift of 110 to his daughter, and on 12th October, he made a gift of 200,000 to his son. Both these figures are after deducting available exemptions. The nil rate band for the tax year 15-16 is 325. Okay. First, what is the net value of two properties and related mortgage will have been included in the calculation of Ming chargeable estate of 850. So पहला सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ मिंग की जो हमने estate calculate की है 850, उसमें जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज हैं वो कितनी कंसिडर हो रही होंगी. अच्छा, बाय चांस मुझे पता नहीं क्यों मैं इसको कैलकुलेट करता हुआ चला था, तो मेरे पास यहाँ पे 329 प्लस 176, द सम अमाउंट 505, राइट. आई होप दैट वुड बी क्लियर. और आगे बढ़ता हूँ. What is the total amount of deductions which have been permitted in calculating Ming chargeable estate of 850? So chargeable estate of 850 में से other than mortgage कितनी deductions हो सकती हैं? 18,400 हो सकती है, 4,200 no, cost of his funeral to be 5,400. ISA part of estate. So as a result मुझे नजर आता है कि ये अपनी स्टेट में से कितनी अमाउंट की डिडक्शन कर सकता है, दैट इज बाय द अमाउंट 23,800. What amount of IHT will be payable in respect of Ming chargeable estate were he to die on 25th March 2024? अगर ये 25th March 2024 को मर जाता है तो इसकी स्टेट पे IHT कितना देना होगा. ओके, मरने की डेट में हाईलाइट कर लूं ताकि याद रहे, और स्टेट कितनी है इसकी 850. मैंने अपने पास इसकी वर्किंग स्टार्ट की और मैंने सबसे पहले बोला कि भाई इसका डेथ डे कौन सा है. डेथ डे इज 25th March 2024. टाइपो एरर नजर आ रहा है, आई कैन सी. लेट्स चेंज दिस टू 2025. ओके. सबसे पहले इसने जो 22 अगस्त 15 को पीईटी किया था of 110,000, today it would be exempt from IHT. क्यों? It is already more than 7 years, right? Then जो इसने 12 अक्टूबर 24 को पीईटी किया था 200,000 का, that would be taxable क्योंकि within 7 years डेथ हो गई थी.
200,000 पूरा का पूरा एनआरबी में फॉल किया, टैक्स कितना बना? अब बारी आई स्टेट की। स्टेट वाज 850, 325 का एनआरबी होता है। इस 325 में से 200,000 ऑलरेडी पीएटी ने यूज कर लिया। जो भी डिफरेंस आएगा उसका 40% वुड बी आईएचटी ऑन स्टेट। तो अगर मैं सोचूं इसका 40% बनता कितना है, सो दैट लुक्स टू मी 290,000, एंड दिस 290,000 इज आईएचटी ऑन। इज दिस थिंग क्लियर? थैंक्स। Moving forward to the next one. On 25th March 25, Moon is planning to make a gift of 1,000 ordinary shares in ACE Limited, an unquoted investment company, to her son. Mon currently owns 5,500 shares out of ACE Limited issued share capital of £10,000 one ordinary shares. ACE Limited shares are worth 16 each for a holding of 10%, 21 each for a holding of 45, and 36 each for a holding of 55%. What value will be transferred by Mon in respect of a gift of 1,000 ordinary shares in A Limited to her son? मुझे यहाँ पे बेसिकली ये देखना होगा कि इस गिफ्ट देने की वजह से मोन का डिमिन्यूशन इन स्टेट कितना आया, या जैसे मैं ऑल्टरनेटिवली बोलता हूं कि रिडक्शन इन वेल्थ कितना आया। बिफोर गिफ्ट मोन के पास 5,500 शेयर्स थे, विच मीन्स 55% थे, और 55% के एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 36। सो अगर मैं सोचूं कि मून के पास जो शेयर्स थे उनकी वर्थ कितनी थी बिफोर गिफ्ट, सो आई जस्ट यूज माय कैलकुलेटर, दैट वर्क्स आउट टू बी 198। आफ्टर गिफ्ट मोन के पास 4,500 शेयर्स मिले, मतलब मोन ने जो शेयर्स गिफ्ट किए थे वो कितने थे? 1,000। 4,500 शेयर्स मतलब 45%, और 45% मतलब एक शेयर की वर्थ कितनी है? 94,500 एज अ रिजल्ट। इज दिस थिंग क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, why might it be beneficial for IHT purposes for Mon to skip generation that
lifetime gifts are made to her grandchildren rather than to her children. So skipping the generation, remember? Skipping the generation. Grandfather, father, children. By default, GF मतलब ग्रैंडफादर। हाँ, जीएफ की डेथ हुई, जो कुछ होगा वो फादर को मिलेगा, फादर की डेथ हुई, जो कुछ होगा चिल्ड्रन को मिलेगा। दैट इज द नॉर्मल साइकिल। स्किपिंग द जनरेशन मींस ग्रैंडफादर, फादर, चिल्ड्रन। जब ग्रैंडफादर की डेथ होगी तो जो कुछ होगा वो सारा का सारा किसको मिले? चिल्ड्रन को मिले। दैट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किपिंग द जनरेशन। टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ निल रेट बैंड, नो, निल रेट बैंड तो वही रहता है। बिकॉज देर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ गिफ्ट बिकमिंग एग्जेम्प्ट। नो, ग्रैंडफादर मरते वक्त चाहे फादर को दे या चिल्ड्रन को दे, गिफ्ट अगर 7 साल के अंदर है तो इट वुड रिमेन टैक्सेबल। सो गिफ्ट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा ग्रैंडफादर के हवाले से। टू अवॉइड डबल चार्ज ऑन आईएचटी, यस, ग्रैंडफादर से फादर को गया एक दफा टैक्स लगा, फादर से चिल्ड्रन को गया दूसरी दफा टैक्स लगा। स्किपिंग द जनरेशन की द बिगेस्ट ब्यूटी इज कि ये जो डबल डबल टैक्स लग रहा होता है ये डबल टैक्स लगना बच जाता है। बिकॉज इट पोस्टपोन्स द पेमेंट ऑफ आईएचटी लाइबिलिटी। नहीं, आईएचटी लाइबिलिटी की पेमेंट टाइम ड्यू डेट वही रहेगी। कीप रिमेंबर, ग्रैंडफादर का टैक्स वुड रिमेन एज इट इज। सिर्फ इन चारों में से, एंड लाइक यू आल्सो सेड, द की बेनिफिट वुड बी कि जो पोटेंशियल आईएचटी लाइबिलिटी है, पोटेंशियल डबल टैक्स है, ये डबल टैक्स की पोटेंशियल पन खत्म हो जाता है। दैट्स द बेसिक बेनिफिट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Joe is self-employed. During the year ended 5th April 25, he purchased a new motor car with CO2 emissions of 62 grams per kilometer. The motor car is used by employee and 30% of the mileage is for private journeys. How the motor car will be treated while calculating Joe के capital allowances? One thing just want to highlight. Used by an employee. अगर कोई एम्प्लॉय को आपने गाड़ी खरीद के दी तो एम्प्लॉय अब चाहे उसका बिजनेस यूज करे चाहे उसका प्राइवेट यूज करे, बिजनेस पर्सपेक्टिव गाड़ी के ऊपर कैपिटल अलाउंस कंप्लीट अमाउंट का मिलेगा। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, CO2 एमिशन कितना है गाड़ी का? 62 ग्राम पर किलोमीटर। 62 ग्राम पर किलोमीटर का मतलब 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा है। और अगर ये 50 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा है तो ऐसी गाड़ी के ऊपर कैपिटल अलाउंस वुड बी 6%। स्पेशल रेट पूल में ये गाड़ी रिकॉर्ड हो रही होगी, राइट? इट विल बी केप्ट सेपरेट विद राइटिंग डाउन अलाउंस। केप्ट सेपरेट, नो, मेन पूल में रिकॉर्ड होगा। It will be included in the special rate pool. It will be included in the main pool. No. It will be kept separate subject to writing down allowance. No. अगर यहाँ पे ये used by employee के बजाय used by जो himself होता, then D के बजाय D correct answer होता, right? During the year ended 31st March 25, Circle Limited incurred leasing cost of 2,700 in respect of a motor car with CO2 emissions of 84 gram per kilometer. 84 gram per kilometer. 84 gram per kilometer. 84 gram per kilometer का मतलब है कि CO2 emission is greater than 50 gram per kilometer. How much leasing cost will be deductible in calculating trading profit for the year ended 31st March 25? मुझे पता है 15% is not allowed. So अगर गाड़ी का, मैं अगर लीजिंग की बात करूं, CO2 emission लेस देन 50 ग्राम पर किलोमीटर है
then all lease rental is, अगर गाड़ी का CO2 एमिशन, then 15% of lease rental is, it other way around means 85% of so इसका मतलब 2700 का 85%, which is double 295 would be allowed. Next, Simone uses her own motor car for business travel. During the tax year 24-25, she drove 13,600 miles in the performance of her duties without any reimbursement from her employer. What expense claim she can make in respect of her business travel? So मुझे पता है approved mileage allowance payments 10,000 miles तक 45 pence per mile, और जितना 10,000 से exceed करेगा which is like 3,600, 25 pence per mile. As a result, mileage allowance मेरे पास कितना बना in total? As a result, mileage allowance in total becomes, this becomes 900. Guys, keep one thing remember. Approved mileage allowance payments for NIC purpose, अगर यहाँ NIC की कैलकुलेशन होती, इनकम टैक्स की बात नहीं होती, NIC पर्पस के लिए it would be 13,600 multiplied by 0.45, मतलब NIC पर्पस के लिए ये हमेशा कितना रहेगा 0.45. देन यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा होता 6120. 25% का कोई सीन नहीं होता. um 33, any question? So आपको आइडिया होगा कि ये जो रीइंबर्समेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट? कैश अर्निंग्स का पार्ट बनता है ये, मतलब अगर यहाँ पे रीइंबर्समेंट हो और रीइंबर्समेंट वुड रिजल्ट इन नेट बेनिफिट तो फिर ये एनआईसी का भी पार्ट बनता. बट फॉर एनआईसी पर्पस माइलेज अलाउंस का रेट हमेशा 10,000 से जितना भी ऊपर हो जाए, वरना एम्प्लॉयमेंट इनकम में तो हम कहते हैं ना 10,000 तक 45, 10,000 से जितना एक्सीड करता है एक्सेस के ऊपर 0.25. फॉर एनआईसी पर्पस हमेशा माइलेज अलाउंस कितने रेट पे रहेगा 45 पेंस के ऊपर, वो कभी भी 45 पेंस से चेंज नहीं हो.
ओके। um, आगे बढ़ते हैं। Jane was provided with a new petrol car. The motor car has this price of 8900 and an official CO2 emission rate of 117 ग्राम पर किलोमीटर। तो तुमसे पूछा ये जा रहा है कि ये बताओ कि इसका टैक्सेबल बेनिफिट कितना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी कार फॉर द टैक्स ईयर 24-25। CO2 एमिशन कितना है? 117 ग्राम पर किलोमीटर। 117 ग्राम पर किलोमीटर का मतलब 55 ग्राम पर किलोमीटर के ऊपर इट वाज स्ट्रेट अवे 16%। 117 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5, टोटल कितना बना? 28%। गाड़ी दी है 6 फैब को। 6 फैब का मतलब हुआ 6 फैब से लेकर 5 अप्रैल 25। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 मंथ्स। सो मेरे पास कार बेनिफिट कितना आ रहा होगा? दैट वुड बी कॉस्ट ऑफ कार मल्टीप्लाई बाय CO2 एमिशन की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 2/12। एज अ रिजल्ट मेरे पास कार बेनिफिट की अमाउंट कितनी बनी? Bernard is self-employed and has a motor car which is used 60% for business mileage. During the quarter ended 31st March 25, he spent 720 on fuel for both business and private mileage. The relevant quarterly scale charge is 306. Both figures are inclusive of VAT. How much input VAT Bernard can claim in respect of the fuel for the quarter ended 31st March 25? Input VAT fuel से related. फ्यूल से रिलेटेड वैट का प्रिंसिपल क्या था? फ्यूल से रिलेटेड ऑल ऑफ द इनपुट वैट कैन बी रिकवर्ड। ऑल ऑफ द इनपुट वैट कैन बी रिकवर्ड मींस जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल है उस हिसाब से जितना भी आपका इनपुट वैट बनता है वो सारा का सारा आप रिकवर कर सकते हो। मगर एक शर्त है। शर्त क्या है? आउटपुट वैट भी अकाउंट फॉर करना होगा। आउटपुट वैट अकाउंट फॉर करने के दो मेथड थे। एक का नाम था स्केल चार्ज और एक का नाम था चार्ज टू एम्प्लॉय। यहाँ पे क्योंकि बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है इसलिए स्केल चार्ज की बात होगी, नॉट अबाउट द चार्ज टू एम्प्लॉय। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितना है? दैट इज लाइक 720। figures are inclusive of VAT divided by 120 multiplied by 20%. So actual cost of fuel मेरे पास कितना बना? That is like अगर मैं स्केल चार्ज की बेसिस के ऊपर आउटपुट कैलकुलेट करूं तो इट वुड बी तुमसे इनपुट पूछा है या नेट वैट पूछा है? तो मैंने कैलकुलेट तो दोनों कर लिए। इनपुट पूछा है या नेट पूछा है? इनपुट वैट। सो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? इनपुट वैट। मुझे नेट के ऊपर बात नहीं करनी। सो मेरा इनपुट वैट इन टोटल कितना बन रहा है? 120। ओके।
Jerome is a decorator. On 20th July, he started a contract to decorate an office building, completing the contract on 23rd August 24. An invoice was issued for the full amount of the contract on 3rd September 24, and this was fully paid by the client on 10th November 24. If I look for the requirement, what is the text point for Jerome's decorating contract? Text point. The basic text pointed is when goods are delivered or services are completed. So as a result, start कब हुआ is irrelevant. अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब कर दिया था इसने 23rd अगस्त को. This is my basic text point when goods are delivered or services are completed. An invoice was issued for the full contract amount of 3rd September 24. अगर इनवॉइस विद इन 14 डेज इशू हो जाए, इनवॉइस डेट बिकम्स द टेक्स्ट पॉइंट, अदरवाइज नॉट. क्या इनवॉइस विद इन 14 डेज इशू हुई है? Hence the answer is yes. So invoice date becomes the text point, which is like 3rd September 24. And this was paid by client on 10th November 24. और ये client ने pay कब कर दिया? 10th November को. So if payment received or invoice issued before basic text point, then that date becomes the text point. But फिलहाल मेरे लिए text point still कौन सी date रहेगी? This date is completely irrelevant. ये हो सकती थी. This is my basic text point. But since invoice within 14 days issue हो गई, तो invoice date becomes the text point. Otherwise text point मेरे लिए पुराना ही रहता. 23rd August. Uh, can I have like uh, there are approximately 10 questions are still left. There are total of 45 questions. So can I take 5-7 minutes shares break? Or what I can do is I can scroll the questions, or if you want to discuss anything in particular, we can discuss and we can end up over here. I'll leave it to you, to your feedback. Perfect. So let's stop it here. So let's continue from 37 onwards tomorrow, and then we'll keep a session on CRQs as well. So for tomorrow, I would request to connect via your laptop because we will be doing questions on the ACCA platform directly. Okay. So that's the thing. Thank you very much for being with me. Take care. We'll continue this right tomorrow. Okay. Thank you very much. Hafiz.